हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस के हिस्ट्री बुक आवर पास्ट के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो जैसा कि टाइटल दिया हुआ है, इस चैप्टर में बेसिकली हम किंग्स और उनके किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो यानी इस चैप्टर में हम राजाओं के बारे में और उनके राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इस चैप्टर को बेसिकली 4 लेक्चर में कवर किया है। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद जाके आप इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेक्चर भी जरूर चेक करना, तभी आपको इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। बेसिकली इस चैप्टर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मुझे इसको 4 लेक्चर में करना पड़ा कि आप ज़्यादा बोर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। सो फर्स्ट लाइन हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सेवरल मेजर रूलर्स डायनास्टीज एवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर्स, तब मैंने आपको बताया था कि ये सब कॉन्टिनेंट होता क्या है। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है कि ऐसा लैंड, ऐसा भूभाग, यानी द लैंड मास विच इज दैट इज मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी एक कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा भाग होता है एक सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट का एग्जाम्पल क्या है? हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब बात करेंगे तो उसमें 3 कंट्रीज की बात करेंगे, केवल इंडिया की बात नहीं करेंगे। उसमें कौन कौन से आएगा? इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो यहाँ दिया हुआ है कि बेसिकली टाइम टू टाइम जैसे बीतते गया, बहुत सारे डिनास्टीज मतलब क्या होता है? राजवंश। तो बहुत सारे राजवंश क्या हुए कि सेवरल मेजर रूलिंग डायनेस्टी एमर्ज, धीरे धीरे एमर्ज होने लगे, धीरे धीरे ग्रो करने लगे इन डिफरेंट पार्ट्स। मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे बड़े बड़े चाहे छोटे छोटे राजा के वंश, यानी राजा अपना एमर्ज करने लगे, ग्रोथ करने लगे बिटवीन द 7th एंड द 12th सेंचुरी। और किस किस सेंचुरी के बीच में? वो था 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे राजा क्या करने लगे? धीरे धीरे ग्रो करने लगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं द एमर्जेंस ऑफ न्यू डिनास्टीज, यानी कैसे कैसे धीरे धीरे राजा का राजवंश धीरे धीरे ग्रो हुआ। किसके बीच? क्या टाइम ड्यूरेशन हमें दिया है? 7th to 12th सेंचुरी। आप बेसिकली याद रखना। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को हम क्रैक करते हैं। सो बाय द 7th सेंचुरी तक क्या हो गया? देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ? धीरे धीरे एमर्जेस होने के कारण वहाँ क्या थे? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे और वॉरियर्स थे, वहाँ क्षत्रिय लोगों थे, वहाँ के चीफ्स थे, वहाँ के मुखिया थे इन डिफरेंट रीजन, बहुत सारे रीजन में। कहाँ के? हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो सेकेंड इज एक्सिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर समंथास और सबऑर्डिनेट्स। तो वहाँ के राजा जो थे इन्हें, यानी बिग लैंडलॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ्स को क्या समझते थे? अपना समंथास। समंथास का क्या होता है? मतलब समंथास मीन्स सबऑर्डिनेट, यानी ऐसा लोग जो किंग के अंडर में काम करे उसका सबऑर्डिनेट कहलाता है, यानी समंथास कहलाता है। तो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर द किंग और ओवर लॉर्ड्स। तो उनका क्या काम था? बेसिकली हो सकता है कि वो टैक्स कलेक्ट करते हो, कहाँ से? लोगों से, पेजेंट से, फार्मर से और बाकी सब डेली वेज अर्नर से, बाकी सब लोगों से। और उनका क्या था कि किंग को बेसिकली गिफ्ट प्रेजेंट करना, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। और उनका क्या कहा था? और राजा के दरबार में जब राजा बुलाए उपस्थित हो जाना, उन्हें मिलिट्री सपोर्ट पहुंचाना। यानी जब टैक्सेस कलेक्ट होंगे बेसिकली तो क्या होगा? मिलिट्री को तो पैसों की, रेवेन्यू की जरूरत तो होगी ही, तो इसलिए वो क्या करते थे? राजा को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। एज समंथास गेन पावर एंड वेल्थ, तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे राजा के अंडर में काम करते करते इनके पास भी पावर आ गई और इन्होंने भी पैसा कमा लिया। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासमंथा। तो इससे उन्होंने क्या किया? अपने आप को महासमंथा डिक्लेयर कर दिया और महामंडलेश्वरा। सो महामंडलेश्वर मीन्स व्हाट? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, यानी
किसी भी सर्कल का, किसी भी यानी ट्रूप का, इसमें बहुत सारे लोग हैं बेसिकली, तो उन्होंने इस ग्रुप में क्या किया, अपने आप को डोमिनेटिंग डिक्लेयर कर दिया, मतलब यानी कह दिया कि वो इस ग्रुप के सबसे पावरफुल इंसान है, सबसे बड़े इंसान है। तो ऐसा पावर उसमें इन्होंने बीच कहाँ से आया, जब धीरे धीरे उन्होंने किंग के अंडर काम किया, तो वो क्या अपने आप को महासमंता समझने लगे, महामंडलेश्वरा समझने लगे। ये बेसिकली संस्कृत टर्म्स हैं हमें जो इस बुक में दिए हुए हैं, एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ। दे ऑल्सो असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवर लॉर्ड्स। तो धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करने लगे। जैसा कि धीरे धीरे उनके पास मिलिट्री सपोर्ट किंग को प्रोवाइड करते थे, धीरे धीरे उनके पास पावर और वेल्थ यानी पावर, बल और पैसा तो आ ही गया, वो अमीर भी हो चुके थे और उनके पास पावर भी आ चुका था। तो इसलिए वो अपने आप को समझने लगे क्या, इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को फ्री समझने लगे। सो इनिशियली द राष्ट्रकूटास वे सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ये राष्ट्रकूटास और चालुक्यास क्या है, बेसिकली डिनास्टीज है। जैसा कि हम यहाँ न्यू डिनास्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग राजाओं का वंश है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। और कहाँ के राजा थे ये, कर्नाटका के, जो कि इंडिया का आज एक स्टेट है, एक राज्य है। और कौन था किसका सबऑर्डिनेट, जो राष्ट्रकूटास थे वो चालुक्यास के थे सबऑर्डिनेट, यानी राष्ट्रकूटास के जो डिनास्टी के अंदर जो लोग आते थे वो चालुक्यास के अंदर में काम करते थे, यानी चालुक्यास बेसिकली सुपीरियर था। सो इन द मिड 8th सेंचुरी, यानी 8वीं शताब्दी के मध्य में यानी बीच में, डंटी दुर्गा क्या थी, बेसिकली एक राष्ट्रकूटा चीफ, यानी राष्ट्रकूटा के जो डिनास्टी था उसमें एक बहुत बड़ा सदस्य था जिसका नाम था दंती दुर्गा। ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, लिटरली द गोल्डन वुम्ब। उसने क्या किया, ओवरथ्रू कर दिया, किसको पद से हटा गया, चालुक्य ओवरलॉर्ड को। यानी हमने पहले क्या किया कि राष्ट्रकूटा जो क्या थे वो बेसिकली किसके अंडर काम करते थे, चालुक्यास के। लेकिन एक मिड 8th सेंचुरी में एक राष्ट्रकूटा चीफ आया जिसका नाम था दंती दुर्गा। वो क्या किया बेसिकली कि जो चालुक्य जो चीफ था उसको अपने पद से हटा दिया, और उसके बाद उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया, एक धार्मिक कार्य परफॉर्म किया जिसको उसने क्या नाम दिया, हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा क्या था, बेसिकली मीन्स द गोल्डन वूम। हिरण्य मीन्स गोल्डन एंड गर्भ मीन्स वूम। एंड ये कब परफॉर्म किया, ब्राह्मण्स का, दैट वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स। तो उन्होंने ये किसके हेल्प में परफॉर्म किया, ब्राह्मण्स के हेल्प में परफॉर्म किया। तो इट वाज थॉट टू लेड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एट द क्षत्रिय व्हेन इट इज नॉट वन बाय बर्थ। और ये रिचुअल किस लिए परफॉर्म किया, कौन सा रिचुअल था, हिरण्यगर्भा। तो आप बेसिकली ये कीवर्ड्स की तरह अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। तो ये सब टर्म्स आप याद रखो, ये बेसिकली एक संस्कृत टर्म्स है। तो इस बुक में हमें बहुत सारे संस्कृत टर्मों के बारे में दिया गया है। तो ये क्या सोचा गया, टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एट द क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ। तो ये रिचुअल परफॉर्म करने के बाद क्या सोचा गया कि जो भी इंसान इस जन्म में मरेगा तो अगले जन्म में वो क्या बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, यानी द सन ऑफ द किंग बनेगा, यानी राज परिवार में उसका जन्म होगा। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस जन्म में कौन सी जाति का है, ऐसा सोचा जाता था। इसीलिए क्या परफॉर्म किया गया, हिरण्यगर्भा परफॉर्म किया गया, जो कि एक रिचुअल था जो कि ब्राह्मण्स ने परफॉर्म किया, किसके, भगवान को वर्शिप करके। तो इन अदर केसेस, तो अगले केसेस के बारे में दिया हुआ है, मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्कूल टू कार्व आउट किंगडम्स। तो कुछ लोग क्या किए थे, बहुत सारे मेंस जो फैमिली से बिलोंग करते थे, एंटरप्राइजिंग फैमिली से, वो क्या किया, अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज किया, किस लिए, बहुत, और उस मिलिट्री स्किल्स को यूज करके वो बहुत सारे किंगडम्स का स्थापना किए, किंगडम्स को कार्व किए, किंगडम को बनाए। तो फॉर इंस्टेंस द कदम्ब, मयूरसरम, मयूर आश्रम एंड द गुजरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स। तो हरिश्चंद्र के बारे में बेसिकली आपको पता होगा। तो ये बेसिकली हमें किंगडम के बारे में यानी डिनास्टीज के बारे में दिया हुआ है, आप नाम याद रख सकते हो। ये क्या है, कदम्बा मयूराश्रम एंड गुजरा प्रतिहारस एंड दे वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशन प्रोफेशन एंड टुक आर्म्स। तो ये क्या थे लोग, बेसिकली ये ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपना ट्रेडिशन परफॉर्मेंस छोड़ दिया। यानी ब्राह्मणों का बेसिकली काम क्या होता है, ट्रेडिशन कराना, ईश्वर की पूजा कराना और
लोगों का खबर ईश्वर तक पहुंचाना, और वो मंदिरों में ही रहते थे। लेकिन ये जो ब्राह्मण डिनास्टी थे, क्या कादम्बा मयूराश्रम, गुजारा प्रतिहारा और हरिश्चंद्र ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने अपना रिलीजियस ट्रेडिशन को छोड़ दिया और क्या अपना लिया, आर्म्स अपना लिया, यानी हथियारों को अपना लिया, और वो अपने आप को क्षत्रिय समझने लगे। दे सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। और फिर उन्होंने क्या किया कि अपना किंगडम को एस्टैब्लिश किया। कहाँ, यानी कदम्बा मयूराश्रम ने एस्टैब्लिश किया कर्नाटका में, और गुजारा प्रतिहारा इन राजस्थान। तो यहाँ हमने क्या देखा, पहले लाइन में देखा हमने कि एक राष्ट्रकूटा चीफ ने क्या किया, चालुक्य का जो उस समय किंग था उसको पद से हटा दिया और खुद किंग बन गया, और एक रिचुअल परफॉर्म किया, जिस रिचुअल से क्या सोचते थे लोग कि जो इस जन्म में राजा नहीं भी हो वो अगले जन्म में राजा बनेगा, ऐसा उनका सोचना था। दूसरा केसेस हमने क्या देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण जो डिनास्टी थे, ब्राह्मण जो लोग थे, जैसा कि कदम्बा मयूराश्रम, गुजरा प्रतिहारा, इन्होंने ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ दिया, वो क्षत्रिय बन गए, वो भी राजा बनना चाहते थे, और उन्होंने क्या किया, अपना अपना किंगडम, अपना अपना राज्य दरबार स्थापित किया। कहाँ, जो हमारे कदम्बा में आश्रम थे उन्होंने किया कर्नाटका में, और जो गुजारा प्रतिहारा थे उन्होंने क्या किया, राजस्थान में अपना किंगडम स्टैब्लिश किया। तो आई होप ये फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेनी ऑफ दिस न्यू किंगडम्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली कि वो किंगडम तो बन गए, अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, यानी वो किंगडम में राजा के यानी दरबारों में वगैरह या राजवंशों में काम धाम कैसे ठीक से चलता था या नहीं, कौन ये कामों को करता था, और कैसे इफिशिएंट मैनर में राजा का दरबार चलता था। तो बहुत सारे राजा इनमें से क्या हुआ, अडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल्स। तो इन्होंने राजा ने क्या किया, बेसिकली अपना शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कुछ टाइटल्स लगा लिए अपने साथ, जैसे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है, ग्रेट किंग, यानी ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, यानी राजाओं का राजा होता है महाराजा। तो उन्होंने क्या कहा, महाराजा धीराज, जो महाराजा का अधिराज हो, यानी जो कि ओवरलॉर्ड हो किसका, किंग का। और दूसरा क्या है, त्रिभुवना चक्रवर्ती, सो लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड। थ्री मतलब थ्री एंड भुवन मीन्स वर्ल्ड एंड चक्रवर्ती मीन्स लॉर्ड, यानी जो थ्री भुवन का चक्रवर्ती यानी लॉर्ड हो। थ्री भुवन किसके बारे में यहाँ बात किया गया है, आपको पता होगा जब आपने मैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुवन क्या क्या होता है। एक होता है हमारा स्काई यानी आकाश, एक होता है धरती, और तीसरा होता है पाताल। तो ये तीनों जो लैंड्स है, तीनों जो वर्ल्ड है, यानी पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक, उनके राजा अपने आप को घोषित कर दिया। और भी बहुत कुछ टाइटल्स उन्होंने अपने नाम में लगाया, किस लिए, अपना टाइटल को, अपना नाम को हाई साउंडिंग बनाने के लिए, यानी लोगों को बताने के लिए कि वो कितने महान राजा हैं। सो हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समांथास एज वेल, यानी वो समांथास, अभी हमने देखा था समांथास क्या होते थे, उनको सबऑर्डिनेट्स। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली इतने बड़े होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ पावर शेयर किया अपना, किसके साथ, समांथास, अपने सबऑर्डिनेट के पास। और किस लिए, कि वो उनके अंडर, राजा के अंडर काम कर सके। अब छोटे मोटे फैसले लेने के लिए तो लोग राजा के पास जाएंगे नहीं, तो इसीलिए राजा ने क्या किया, छोटे छोटे पावर्स इन्हें भी दे दिए कि लोकल डिसीजंस ये भी अपने आप ले सके, एंड एज वेल एज विथ एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। और समांथास को पावर दिए और एसोसिएट किए किससे, पीजेंट्स से, ट्रेडर्स के साथ, ब्राह्मण्स के साथ, जिससे क्या हो कि राज का, उस किंगडम का अच्छे तरह से ग्रोथ हो पाया, क्योंकि कोई भी वहां नहीं समझता था अपने आप को कि वो बैडली ट्रीट किया जा रहा हो। सो थर्ड पॉइंट, इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स, इसमें से हर एक स्टेट्स में क्या हुआ, रिसोर्सेज वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। कौन प्रोड्यूस करता था, बेसिकली पेजेंट्स यानी फार्मर्स। तो जो रिसोर्सेज पेजेंट्स बेसिकली प्रोड्यूस करते थे, जो जैसे हो गया हमारा क्रॉप्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, या हॉर्टिकल्चर जैसे हमारा फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वगैरह वगैरह, दैट इज पेजेंट्स, यानी जो प्रोड्यूसर्स कौन थे, पेजेंट थे यानी फार्मर्स थे। और कौन से, कैटल कीपर्स, यस, जो कैटल कीपर, जो बेसिकली काउज, बफेलोस, ऑक्स, बुल्स वगैरह रखते हैं, वो भी तो रिसोर्स पैदा करते हैं। कैसे, बाय द मीन्स ऑफ हो गया सपोज मिल्क, या बाय द मीन्स ऑफ उनके पास काउ डंग, और
अगर गाय का बेसिकली जो बच्चा होता है वो भी सेल करके वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली रिसोर्स है। आर्टिसंस और वेबर्स बेसिकली क्या करते थे, बहुत सारी कलाकारियाँ करते थे, बहुत सारी चीज़ों को बनाते थे, एंटीक वस्तुओं को, जिससे वो भी रिसोर्स कंसिडर किए जाते थे। who were often pursued or compelled to surrender part of what they have produced। और उस समय क्या था, जो भी उनके पास रिसोर्सेज थे और उससे जो भी उनको अर्निंग होती थी, जो भी उनके पास पैसा आता था, उनसे उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट, या आप कह सकते हो कि 50-60 या 80-90% तक उन्हें किंग को देना पड़ता था। दे हैव टू सरेंडर ए पार्ट टू द किंग व्हाट दे हैव प्रोड्यूस्ड। तो ये बेसिकली क्या था, टैक्स सिस्टम। सो समटाइम्स these were claimed as rent due to the lord who arrested that he owned the land। तो कभी कभी क्या करते थे, फार्मर्स को रेंट पर भी काम करना पड़ता था, यानी वो फील्ड में तो काम करते थे, यानी फसलें तो उगाते थे, लेकिन जिस पर उगाते थे वो फसल, वो लैंड बेसिकली उनका नहीं था। आज के भी ज़माना में ऐसा होता है, आप बेसिकली अपने आसपास देख सकते हो, बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरे के ज़मीन पर अपना फसल उगाते हैं, और वो बेसिकली एक क्रॉप सीजन में, यानी एक फसल, सपोज करो पैडी का सीजन है या वीट का सीजन है, तो वो जिसका असल में वो जिसका फील्ड होता है उसको कुछ मनी दे देते हैं, और मनी के साथ साथ कुछ क्रॉप भी दे देते हैं। और ये बेसिकली क्या हुआ, रेंट सिस्टम हुआ। वो क्या करते हैं, जिसका लैंड है उसे वो रेंट में ले लेते हैं। ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड ही हैज ऑन द लैंड। और किससे लैंड लेते थे, जो उसका असली के लैंड था। तो रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। और जो ट्रेडर्स लोग थे, यानी जो ट्रेड करते थे, यानी व्यापार करते थे, उनसे भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। सो दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग एस्टैब्लिशमेंट एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट। तो बेसिकली आप सोच सकते हो, पुराने जमाना में राजा लोग बहुत सारे टैक्स तो लेते थे, लेकिन वो टैक्स का यूज करते कहाँ होंगे, क्या क्या कामों में उस टैक्स के आए हुए पैसे को लगाते होंगे। तो चलिए देखते हैं। सो पहला होता है कंस्ट्रक्शन। किस किस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सपोज बेसिकली या तो टेम्पल्स हो सकता है या फोर्ट्स हो सकता है, यानी नए नए राजा अपने लिए किला भी बनवा सकते हैं और टेम्पल्स भी बनवाते हैं, किसके लिए, फॉर द प्रीस्ट, फॉर द पीपल। फिर कंस्ट्रक्शन और क्या हो सकता है, बेसिकली रोड्स हो सकता है या ब्रिजेस हो सकता है, वगैरह वगैरह। और क्या हो सकता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन के बाद, यस, मिलिट्री, यानी राजा को अपने आर्मी पर भी तो पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। और बाकी सब पैसा किया जाता था, राजा के लग्जरी में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता था। वो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, बहुत अच्छे अच्छे डेलिकेसीज खाते थे, और बहुत सारा लग्जरी में रहते थे, वगैरह वगैरह। सो दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, यानी इसको किस लिए भी यूज किया जाता है, मैंने जैसे कि आपको पता है, मिलिट्री पर्पस के लिए, यानी वॉर्स में, लड़ाइयों में भी अगर सैनिक लोग जाएंगे तो वहाँ भी पैसा तो खर्च होगा। किस लिए, उनको फायर आर्म प्रोवाइड करने के लिए, यानी तलवार वगैरह। अगर कोई सैनिक घायल हो गया तो उस पर भी पैसा खर्च होगा, वगैरह वगैरह। विच वेयर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू द लैंड वेल्थ एज अ ट्रेड रूट। और इन सारे मेथड्स में, इन सारे बहुत सारे जो हमारे पास दिए गए फैक्टर्स, इस यहाँ किंग्स का रेवेन्यू जो था, टैक्स था, वो खर्च हो जाता था। एंड इन फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज अ ट्रेड रूट। और कहाँ कहाँ एक्सेस करते थे, लैंड और ट्रेड रूट्स, यानी किंग का टैक्सेशन यानी टैक्स कलेक्टिंग का बहुत सारा रूट्स था। किंग्स क्या करते थे, बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करते थे, और वो बहुत सारा टैक्स कहाँ जाता था, या तो वो किंग्स के ऐशो आराम में चला जाता था, या तो कंस्ट्रक्शन पर्पस या मिलिट्री पर्पस में खर्च हो जाता था। So the functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families। तो आप सोच सकते हो, किंग को अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो किंग खुद जाकर तो टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी तो उसे कोई इंसान की जरूरत होगी, कोई पर्सन की। तो वो बेसिकली उसे कैसे अपॉइंट करता था, कौन जाता था टैक्स कलेक्ट करने, वो देखेंगे। सो वो लोग, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, वो कहाँ से रिक्रूट मतलब होता है अपॉइंट, तो वो कहाँ से अपॉइंट करते थे, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, यानी वैसे फैमिली में जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे थे, और वेर ऑफन हेरेडिटरी। हेरेडिटरी मतलब क्या होता है, बेसिकली जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रैवल करता है। सोच सकते हो किंग है उसका, सपोज दिस इज द किंग, दिस इज किंग,
तो वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक पर्सन को रखा, पर्सन ए को। और अगर इसकी डेथ हो जाती है तो अगला टैक्स कलेक्टर कौन बनेगा, इसका सन बनेगा, इसका सन बनेगा बेसिकली। तो इसीलिए क्या होता था कि अगर किंग जनरेशन बाय जनरेशन, अब नया किंग आया, इसके बाद फिर इसके बाद दूसरा किंग आया, तो ये भी इसके बाद इसका सन टैक्स कलेक्टर बनेगा, फिर इसके बाद इसका सन टैक्स कलेक्टर बनेगा, ऐसा ही ये सीरीज चलता जाता था। तो दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी में भी ऐसा ही होता था। आर्मी जब बना उसके डेथ के बाद उसके सन को आर्मी में नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद उसके सन को, ऐसे ही ये चलता जाता था। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स और किंग हेल्ड दिस पोजीशन। और ज़्यादातर ऐसा क्या होता था, सपोज एक किंग है बेसिकली और ये उसका सब्जेक्ट है, ये पूरा प्रजा है, और इनमें से क्या होगा कि कुछ ही लोग होंगे बेसिकली जो किंग को अच्छे से दोस्त होंगे, किंग के या किंग के रिलेटिव वगैरह होंगे। तो किंग बेसिकली क्या करेंगे कि इन्हीं लोगों को तो ज़्यादा मौका देंगे अपने पावर्स को शेयर करने में, वो क्या अपने सब्जेक्ट्स के को भी मौका देंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे, जो उनके खास दोस्त होंगे या रिलेटिव्स होंगे उन्हीं को अपने दरबार में बहुत सारे पद देंगे, जैसे मिनिस्टर बना सकते हैं या उनके जो मिलिट्री है उसका चीफ बना सकते हैं, या टैक्स कलेक्टर बना सकते हैं, या एडवाइजर बना सकते हैं, और सारे बहुत पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो ऐसे ही लोगों को देते हैं जो उनके क्लोज फ्रेंड हो या रिलेटिव्स हो। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कवर किया। पहला टॉपिक क्या था हमारा, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डिनास्टी, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे नया नया डिनास्टी धीरे धीरे इमर्ज हुआ हमारे कंट्री में, और यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फिर हमने देखा कि ये कंट्रीज किंगडम तो इमर्ज हो गए, फिर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करा, काम धाम यानी बाकी ज़्यादा फंक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, और इसमें हमने देखे बेसिकली 6 पॉइंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की, जो है प्रास्थिस एंड द लैंड ग्रांट्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है प्रास्थिस एंड लैंड ग्रांट। तो आज के लिए बस इतना ही। So till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.